नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। अतुल सुभाष, ये नाम आपकी फीड पर अब तक आ चुका होगा या आपने इस चेहरे को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। और ये नाम भी आपने पिछले 2 दिनों में आपने बहुत बार सुना होगा आपने। अभी हम पूरे केस जानेंगे कि क्या है ये अतुल सुभाष की कहानी। ब्रीफ में बता दूं तो एक 34 साल के बैंगलोर के इंजीनियर, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करा तो करा, लेकिन पूरे देश में इस समय क्यों इसी केस की बात हो रही है? बिकॉज ये एक बहुत बड़े गैप को हाईलाइट करता है जो भारत में है, जो कि लॉज को लेकर के है। मेन को लेकर के बहुत ही पार्शियल लॉज बने हुए हैं। आपने अक्सर मुझे कहते हुए भी सुना होगा, मैं अक्सर बोलता हूं कि इंडियन लॉज जो हैं दे आर हाईली डिस्क्रिमिनेटरी। बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बने हुए हैं। एंड मैं ये नहीं कहता हूं लॉज नहीं होने चाहिए। दे आर वेरी 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 प्रो वुमेन। मतलब कि अगर महिला कह दे कि मेरे संग गलत हुआ है तो इस बात को सच माना जाएगा। उसको प्रूव भी नहीं करना होगा कि उसको वो सच बोल रही है। इसमें वो अगर झूठ भी बोल देती है तो उसको भी सत्य माना जाएगा कि हाँ उसके संग गलत हुआ है। सिर्फ उसका कहना मात्र सबूत के तौर पर माना जाएगा अगर उसने बोल भी दिया तो। ऐसे ही हम एक केस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अतुल सुभाष। इससे हम आपको काफी ज्यादा अंडरलाइंग लॉज के बारे में भी हम इसमें बताएंगे। देखिए, कहानी ये है कि अतुल सुभाष एक 34 साल के इंजीनियर थे जिनकी शादी हुई थी और उनकी वाइफ जिनका नाम है निकिता सिंघानिया, उनसे उनकी नहीं बनी और इन दोनों के बीच में डाइवोर्स का मामला चल रहा था। इसी के बीच में इनके बेटे की कस्टडी को लेकर के भी बात चल रही थी और इनकी वाइफ इनसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी। यानी बतौर हर्जाना 3 करोड़ रुपए की डिमांड करी जा रही थी। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत देखिए रूल क्या है कि अगर हस्बैंड और वाइफ शादी करते हैं तो शादी करने के बाद अगर मान लीजिए वो अलग हो रहे हैं तो दोनों ही लोग एक दूसरे से हर्जाना मांग सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, आमतौर पर भारत में क्योंकि मेजरली पुरुष वर्किंग होते हैं और महिलाएं कई बार नॉन वर्किंग होती हैं, तो इसीलिए ये जो बर्डन होता है हर्जाना देने का, ये आता है पुरुष के ऊपर। ये हर्जाने का अमाउंट कौन डिसाइड करता है? ये महिला की तरफ से मांगा जाता है और इस केस में ये अमाउंट 3 करोड़ रुपए का मांगा गया था। ऐसे अनगिनत केस हैं जिसमें इसी प्रकार का ह्यूज अमाउंट मांगा जाता है। आप सोचिए, 34 साल का व्यक्ति 3 करोड़ रुपए कहां से लाएगा? 34 साल एक बहुत बड़ी एज नहीं होती है। 34 साल एक यंग एज मानी जाती है। आज आप जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो शायद 25 साल 24 साल से लेके कुछ लोग 28-29 साल के भी होंगे। हो सकता है 4-6 साल बाद आप लोग भी 34 साल के होंगे। 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती है। और अब जब बार बार और हैरेसमेंट किया जा रहा था, और ये केस कहाँ फाइल किया गया था? ये केस फाइल किया गया था जौनपुर में। तो महाराष्ट्र, यहाँ पर ये बैंगलोर के रहने वाले थे अतुल सुभाष, और ये केस फाइल किया गया था उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जो कि बहुत ही ज्यादा इसका कनेक्टिविटी भी बहुत डायरेक्ट नहीं है, बहुत रिमोट कनेक्टिविटी है। और जब जब डेट लगती थी तो एक व्यक्ति को बैंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता था। अब जरा इस केस में क्या क्या बातें हो रही थी इसको देख लेते हैं, फिर हम इसके अंडरलाइंग लॉस के ऊपर आएंगे कि क्या पूरी कहानी हुई है। पहले तो अतुल सुभाष का एक लेटर देखते हैं। अतुल सुभाष ने अपनी खुद की डेथ के बारे, अपने सुसाइड के बारे में खुद से पहले से बताया। 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा। इस सुसाइड नोट में इन्होंने अपने बच्चे के बारे में जो चीजें लिखी हैं उसको देखिएगा, और इसको देख करके इनका क्या किस चीज से गुजर रहे थे। और मेन मेंटल हेल्थ, यानी पुरुषों की मेंटल हेल्थ के बारे में, ये एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में कभी बात ही नहीं होती है, क्योंकि मेन आर वैसे भी कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग। आपने बचपन में सुना होगा, अरे तुम लड़के हो तुम रो नहीं सकते। आपने हमेशा सुना होगा, तुम लड़के हो तुम रो नहीं सकते। देखिएगा, तो यहां पर हम थोड़ा सा कुछ चीजें आप हिंदी में ट्रांसलेट करते रहेंगे हम। इन्होंने अपने बच्चे के लिए लिखा है, सन बेटा, मैंने पहले जब तुम्हें देखा मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी भी दे सकता हूं, किसी भी दिन तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान वार दूं। लेकिन अफसोसवश आज मैं तुम्हारी वजह से अपना जीवन दे रहा हूं। आज मैं तुम्हारी वजह से मुझे अपना जीवन त्यागना पड़ रहा है। मुझे याद भी नहीं तुम्हारा चेहरा जब तक मैं पिक्चर्स ना देखूं, कि जब तुम 1 साल के थे तब की जो पिक्चर्स है मेरे पास, जब तक वो ना देखूं मुझे याद भी नहीं। मुझे कुछ नहीं फील होता अब तुम्हारे लिए, सिर्फ जब तुम्हारी याद आती तो एक दर्द सा फील होता है कि यार तुम क्यों ही आ गए। अब ऐसा लगता है कि तुम एक बच्चे नहीं, सिर्फ एक ब्लैकमेल का एक टूल हो, जो कि जिससे मेरे से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पैसा चूसा जा रहा है। हालांकि ये तुम्हें जान के बहुत दर्द होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तुम मुझे अपनी गलती लगते हो। द ट्रूथ इज द ट्रूथ इज दैट यू नाउ फील लाइक अ मिस्टेक आई मेड। इसके आगे पढ़ेंगे, यहां पर जब तक मैं जीवित हूं
मैं पैसा बनाता रहूंगा और मुझे इस्तेमाल मुझे और मेरे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को, तुम्हारे अंकल को यानी तुम्हारे चाचा को, सबको इस्तेमाल किया जाएगा हमसे सिर्फ पैसा हटने के लिए। इसलिए बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। मैं अपने पिताजी को, ये लाइन पढ़िएगा तो आपको गूजबम्स आएंगे। आई कैन सेक्रीफाइस 100 सन्स लाइक यू फॉर माई फादर। मैं अपने फादर के लिए तुम्हारे जैसे, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, कुछ जरा सा कुछ यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन के बीच में यहाँ पर एक क्या आ गया। आई बिलीव अब ये सही है। अब जरा इस लाइन को ध्यान से दीजिएगा, लाइन को ध्यान से देखेंगे। मैं तुम्हारे जैसे 100 बच्चे अपने पिताजी के लिए कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन आज मेरे पिताजी पे ही बनाई है। आज उन्हीं का ही एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। और अपने जैसे 1000 कुर्बान कर सकता हूं अपने पिताजी के लिए, और तुम्हारे जैसे 100 कुर्बान है मेरे पिताजी के लिए, क्योंकि आज मेरे पिताजी पे बनाई है। आज मेरे पिताजी भी परेशान हो रहे हैं इस केस में। तो तुमको मैं भूल रहा हूं और खुद कुर्बान होने जा रहा हूं, ताकि अब जब मेरे साथ ही ये एक्सटॉर्शन रुकेगा, जब मैं मरूंगा तभी एक्सटॉर्शन रुकेगा। तो ये एक लेटर है जो कि अपने एक फादर ने अपने बच्चे के लिए लिखा है, जो कि अभी 3-4 साल का ही है, बहुत ही यंग है अभी। और ये फैमिली कोर्ट में जब ये चीज़ें जाती हैं ना, डाउरी की चीज़ें, तब, और इसके बाद इसने इस लाइव स्ट्रीम भी करी। एक लाइव स्ट्रीम पे इन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से, लाइव स्ट्रीम पे इन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से ऐसे करिए। देखिए, ये इन्होंने लाइव स्ट्रीम करी थी। और यहाँ पर सबसे एक बात ये है कि इन्होंने एलॉन मस्क को ट्रैक किया। किसी भी इंडियन लॉ, आप देखिए, इंडियन जुडिशरी से इनका विश्वास उठ चुका है, इंडियन सिस्टम से विश्वास उठ चुका था। और ऐसे देखिए, अतुल सुभाष इज जस्ट 1 पर्सन। ऐसे हजारों लोग हैं, और मैं कहूँगा लाखों लोग हैं, जो ऐसे फॉल्स केसेस, फेक केसेस में ऑलरेडी इम्प्लीकेट हैं। उनका 2 साल, 3 साल, 4 साल सब बर्बाद हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है साहब केस तो फर्जी था। ऐसा नहीं है सारे केस फर्जी होते हैं, बहुत सारे केसेस में मेरिट होती है, बहुत सारे केसेस में मेरिट होती है। लेकिन जिनमें मेरिट नहीं होती है उनका क्या, या जो लॉ है उसका क्या, कि लॉ कैसे बनाया गया। ट्रैक यहाँ पे इन्होंने ट्रैक किया इलॉन मस्क को, रियल डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड जे ट्रम्प और टीम ट्रम्प, यानी डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क को ट्रैक किया है। और बोला हुआ है कि जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो मैं मर चुका हूंगा। भारत में एक लीगल जीनोसाइड हो रहा है। जीनोसाइड का मतलब होता है मास में नरसंहार। भारत में एक लीगल जीनोसाइड हो रहा है। आप देखिए क्या हो रहा है। और यहां पर इन्होंने ये पूरा लाइव स्ट्रीम करके अपने बारे में 1 घंटा 24 मिनट का ये पूरा वीडियो था, जिसमें इन्होंने अपने वाइफ इनके कैसे कैसे एक्सटॉर्शन कर रही हैं, और अब ये और ज्यादा नहीं ले सकते। साथ ही में इन्होंने ये भी लिया हुआ है, पूरा एफआईआर जो हुई है, जरा पढ़िएगा। बहुत ही आप सब समझेंगे जुडिशरी की क्या हालत है, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा रिवेयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जज ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते? ये बात हो रही है जज के चेंबर में, ये कोर्ट रूम में बात नहीं हो रही। जज ने अपने प्राइवेट चेंबर में बुलाया हुआ है, वहां से बात हो रही है, ऐसा इनका कहना है, इनका कहना है। अब मरता हुआ व्यक्ति ऐसा आमतौर पर कहते हैं कि गलत नहीं कहता है। जज ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते? तो उनका कहना है, मैम ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद ये 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? जब तलाक की प्रोसीडिंग चल रही होती है, उस दौरान आपको मेंटेनेंस देना होता है। तो कोर्ट कहता है कि जब जब तलाक का प्रोसेस 1 साल 2 साल जब तक चल रहा है, तो आप इंटरिम मेंटेनेंस भी दीजिए। तो उन्हें कह रहा है, मैम पहले ये लोग 1 करोड़ मांग रहे थे, आपने इंटरिम मेंटेनेंस की बात बोली, अब ये लोग 3 करोड़ का हर्जाना मांग रहे हैं मुझसे। जज फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसीलिए मांग रही है। अगेन इनका कहना था, सुभाष का कहना था, मैम आप पेटिशन देखिए, इन लोगों ने कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं मेरे और मेरी फैमिली पे, कितने सारे केसेस डाले हैं, मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे हैं, ये खुद घर छोड़ के गई है, मुझे और मेरी फैमिली मेंबर्स को हैरास कर रही है, मुझे बैंगलोर से जौनपुर आना पड़ रहा है। जज तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, केस डाल दिया तो? तुम्हारी पत्नी है, केस तो डाल ही सकती है। अगेन, और ये जज, आपको जज की बात पे थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा। इन जज का कथित नाम है मैडम रीता कौशिक, और ये जौनपुर में फैमिली कोर्ट में जज हैं। इन ये भी काफी इस समय वायरल हैं इस समय। मैम आप अगर एनसीआरबी का डेटा देखें तो लाखों आदमी सुसाइड कमिट कर रहे हैं फॉल्स केसेस की वजह से। मैं आपको एनसीआरबी का डेटा भी दिखाऊंगा अभी। निकिता सिंघानिया यानी इनकी वाइफ, तो तुम भी सुसाइड कर लो ना, तुमने सुसाइड क्यों नहीं किया? जज हंसती हैं और वाइफ से बोलती हैं, अरे तुम बाहर जाओ अभी। फिर जज कहती हैं, ये केस सब झूठे होते हैं। जज सिंह एलिजेडली, द जज सिंह, ये केसेस सब झूठे होते हैं, ऐसा ही होता है। तुम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये केसेस सेटल कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम हमें 5 लाख रुपए दो, हम इस केस को यहीं सेटल करवा देंगे। ये एलिगेशन है। नेक्स्ट दिन अगर आप देखेंगे, उन्होंने बोला, मैम आप मेरिट पे देखिए ना, मेरा केस बिल्कुल मेरिट पे है, मैंने कोई गलती नहीं करी। ठीक है, तो फिर तुम मेरिट से अपना केस लड़ो, जा करके जाओ।
अरे अगले दिन, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किया, तुमने अभी तक तुमने सुसाइड नहीं किया, तुम तो उस दिन जज के चैम्बर में बोल के आए थे कि तुम सुसाइड कर लोगे, मुझे तो लग रहा था आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। तो दिस इज हाउ द एंटायर सिनेरियो अनफोल्डेड। अब हम आपको जरा फॉल्स केसेस का जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में आपको पता है पिछले साल तकरीबन 22,000 फॉल्स केसेस मिले हैं। 22,000 फॉल्स केसेस। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, और साथ ही हम आपको नंबर्स बताते हैं। ये एक रिपोर्ट है, यहाँ पर ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये तरुण कौशिक एनसीईआरटी के कंसल्टेंट है, इन्होंने एक रिपोर्ट दी हुई है। इसमें इसका रिपोर्ट का टाइटल ही ये था, वेपनाइजेशन ऑफ लॉज बाय विमेन इन इंडिया। किस तरीके से लॉज का मिसयूज किया जा रहा है। और यहां पर इन्होंने कई सारे चीजें यहां पर बताई हैं कि कई सारे इंस्टेंसेस इन्होंने बताए हैं। सारे यहां पॉक्सो, अजमेर की एक महिला ने अपनी बेटी का इस्तेमाल करके पॉक्सो का केस लगा दिया। पॉक्सो आपको बता दूं 18 साल से कम, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मतलब चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, किसी के साथ भी अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत, अगर पॉक्सो एक्ट के तहत अगर एफआईआर हुई है तो उसमें बेल भी नहीं होती है 3 महीने तक। अजमेर की एक महिला ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर एक व्यक्ति के अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट लगवा दिया। पॉक्सो लगने के साथ ही उसको तुरंत गिरफ्तार कर दिया, उसकी बेल भी नहीं हो सकती है 3 महीने तक। सोचिए उसका क्या हुआ होगा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में पता चलता है ये केस तो उसने झूठा लगाया था, क्योंकि उसके हस्बैंड को एक दिन उस व्यक्ति ने डांट दिया था, इसलिए उसके हस्बैंड का बदला लेने के लिए उसने उसके ऊपर झूठा पॉक्सो एक्ट लगवाया था। सोच लीजिए अब उस व्यक्ति का क्या होगा। आप लोगों को सबको याद होगा दिल्ली में वो वाला केस जिसमें एक सरदार जी को एक आपकी वॉलंटियर ने रोका था, और उसके बाद वो मैडम तो कनाडा चली गई, और उसके बाद हर न्यूज चैनल ने उसको दिल्ली का दरिंदा और क्या क्या बताया। बाद में पता चला ये कहानी फॉल्स थी। तो ये सारी चीजें, और इसी रिपोर्ट में, इसका लिंक हम आपको नीचे मेंशन करेंगे, यहां पर ऐसे बहुत सारे, यहां पर पूरा ये देखिएगा, यहां पर आते हैं नंबर ऑफ केसेस फॉल्स रिपोर्ट 24,000, 22,000, 24,000, 32,000। 2019 में 32,000 फॉल्स केसेस रिपोर्ट करे गए हैं अगेंस्ट विमेन। 26,000, 32,000, 36,000। 2022 में 36,000 फॉल्स केसेस रिपोर्ट करे गए हैं अगेंस्ट विमेन। तो ये अब सोचिए उन 36,000 फैमिली, एक इंसान नहीं है, इनकी फैमिलीज को इंप्लीकेट किया जाता है कि इनकी कि हस्बैंड की मदर ने ये किया है, फादर ने ये किया है, भाइयों ने ये किया है, भाभीियों ने ये किया। दीज आर ऑल द फॉल्स केसेस जो उनके ऊपर फेक लगाए जाते हैं। उन 36,000 लोगों का क्या कुछ नहीं, केस अगर ये डीम भी हो जाता है कि ये गलत है तो उसकी कोई पेनल्टी ही नहीं है कि आपने किसी महिला, और कोई महिला गलत केस लगाते उसकी कोई पेनल्टी नहीं है कि आपने गलत केस क्यों लगाया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं अधिनियम क्या है। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें जो हैं इनके ऊपर बात करते हैं। देखिए कहानी क्या है, ये दहेज अधिनियम क्या होता है। दहेज अधिनियम जो है ये 1961 में आया था, दहेज प्रथा को रोकने के लिए लाया गया था। बात सही है, इसको लाना बिल्कुल सही था। दहेज प्रथा बहुत ही गलत थी समाज के लिए भी, और मॉरली और सोशली दोनों गलत है ये। अब इसमें हुआ क्या, इसमें यह है कि अगर आप किसी महिला से, अगर आपकी शादी होती है और शादी के समय पर अगर आप बहू से किसी भी तरह की गैर कानूनी डिमांड करते हैं, अगर आप उससे महंगी गाड़ी या गाड़ी की ही डिमांड करते हैं, अगर आप दहेज की मांग पूरी नहीं हो रही है तो आप कहते हैं हम शादी तोड़ देंगे या तलाक दे देंगे, अगर आप प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज मांगते हैं जिसको बाद में बेच करके उससे पैसा कमाया जा सके, शादी में अगर आप इस चीज की डिमांड करते हैं, हमेशा आप दहेज लेने की बात करते हैं और दूसरों और बोलते हैं कि यार तुम वो तो इतना लेके आई है, तुम तो क्या ही लेके आई हो अपने घर से, ये दहेज में आता है। बहू का खाना पीना बाहर निकलना बंद कर देना गुस्से में कि तुम अपने पिताजी से और पैसा मांगो, क्यों नहीं मांग रही हो तुम। और दहेज के लिए सबके सामने बेइज्जत करना कि अरे ये तो क्या ही लेके आई है अपने घर से, इनके पिताजी ने तो इनको खाली भेज दिया था। ये बहुत आम ताने हैं जो आपको गांव में सुनने को मिलते हैं, गांव में भी और शहरों में भी। ऐसा नहीं शहर इससे पीछे, बहुत पढ़ी लिखी फैमिलीज में सुनने को मिल जाएंगे, अरे हमारे वहां से तो कुछ नहीं आया था, हमको तो सूखे सूखा भेज दिया गया था। ये जो चीजें हैं ये बहुत सही चीज थी, दहेज के लिए कानून लाना। अब देखिए गलती कहां हुई, अब आपको सारी बात बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कानून है तो ऐसा थोड़ी ना कोई कुछ कह देगा तो मान लिया जाएगा, लेकिन साहब यही गलती है, ये मान लिया जाता है। इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ लीगल भाषा में। तो ये जो अधिनियम है 1961 का, ये कहता है कि अगर कोई महिला दहेज का आरोप लगाती है किसी पुरुष के ऊपर, इसको एक काफी स्ट्रॉन्ग सबूत के रूप में माना जाता है। बस महिला को पूरा सिनेरियो बताना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो था, कितना मांगा, पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब ये अगर लग गया तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ दहेज मांगा, हाँ दहेज मांगा गया है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये पुरुष के ऊपर लाई करेगा कि तुम प्रूव करो कि तुमने नहीं मांगा है। अब बात समझे, माने किसी ने, अगर मान लीजिए किसी वाइफ की उसके हस्बैंड से झड़प हो गई, इसका यूज कैसे कैसे होता है रॉन्ग केसेस में बताता हूं। कई बार ऐसा होता है महिलाएं भी अडल्ट्री करती हैं। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले तक एक क्राइम था अडल्ट्री। अडल्ट्री क्या होता है कि अगर आप एक शादीशुदा रिलेशन में हैं और उसके बाद भी आप किसी महिला से, जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का मान लीजिए शादी के बाद भी कोई बॉयफ्रेंड है और हस्बैंड की भी मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है, इसको अडल्ट्री कहा जाता है।
अडल्ट्री में, अडल्ट्री क्राइम पता है किसके लिए होता था? सिर्फ हस्बैंड्स के लिए। लॉ था इंडिया का, अभी 2 साल पहले हटा है वो। लॉ था कि अगर किसी शादीशुदा, एक कोई शादीशुदा कपल है, उसमें अगर हस्बैंड की कोई गर्लफ्रेंड हो जाती है, हस्बैंड किसी रिलेशन में एंगेज हो जाता है, किसी गर्लफ्रेंड टाइप किसी लव रिलेशनशिप में एंगेज हो जाता है, तो उसको अडल्ट्री मानेंगे। लेकिन अगर वाइफ अगर किसी भी रिलेशन में ऐसा एंगेज होती है, या उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है, उसको अडल्ट्री नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि हस्बैंड उसकी नीड फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए वाइफ को कहीं और जाना पड़ा है। लेकिन अगर हस्बैंड जाता है तो यह माना जाता है कि नहीं, वो क्राइम में आता है, उसके लिए जेल का प्रावधान था अडल्ट्री में। सिमिलरली यहां पर क्या होता है, प्रोहिबिशन और डाउरी में, अगर वाइफ ने बोल दिया कि इन्होंने हमारे ऊपर दहेज लगाया, दहेज हमसे मांगा, तो ये माना जाएगा कि हां मांगा। अब हस्बैंड पक्ष को प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने नहीं मांगा। आप कैसे प्रूव करेंगे? करते रहिए प्रूव आप कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी ना है कि नहीं मांगा। या तो आप हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, कि हर चीज का साइन कराइए कि हमने तुमसे दहेज मांगा, वाइफ कह रही नहीं मांगा, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए इतने मेन इंप्लीकेट हो जाते हैं। तो ये अतुल सुभाष का जो एक केस है, ये बहुत बहुत ही प्रेसिंग नीड जो है इस समय ये हाईलाइट करता है कि देश में ऐसे ही जितने भी प्रो पर्टिकुलर सेक्शन को कानून है, और ये जस्ट एक कानून नहीं है, ये विमेन का कानून है। इसी तरीके का एक बहुत फॉल्स केसेस आते हैं एट्रोसिटीज ऑफ SC/ST एक्ट में, बहुत फॉल्स केसेस लगते हैं उसमें भी। तो ये जितने भी ऐसे कानून हैं जो बहुत ज्यादा एक तरफ बायस्ड है, इन कानूनों की दोबारा समीक्षा होना चाहिए। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि ये केसेस को डील करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? ये आप मुझे बताइएगा। मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा इसका, आपकी राय जानने के लिए। धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो पूरा विश्लेषण, तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।